बच्चा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतना अपना कीमती टाइम निकाला हमारे सेशंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड ऑन द अदर हैंड आप लोगों का भी शुक्रिया कि जो ऑडियंस में लोग आए हैं सेशन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम ये भी बढ़ते जाएंगे लेकिन हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो बिलाल भाई, मैं सबसे पहले आपका ना थोड़ा इंट्रो लूंगा कि आप एक्चुअली में आप क्या काम करते हैं, ठीक है, और करंटली आप लोग के पास कौन कौन सी मतलब लाइक कह लो कि स्किल्स हैं, और ताकि आप ऑडियंस को बताएं अपने बारे में, तो ताकि फिर इससे हम लोग ना फर्दर मूव ऑन हो। तो ओवर टू यू बिलाल भाई। थैंक यू। Thank you, first of all, for this session. It's my honor to be in a session with you, Ahmed, क्योंकि I बारकल्लाह। follow you on LinkedIn. इंशाल्लाह मिल जाएगा वापस। हाँ, इंशाल्लाह। और it's always good to be with like-minded people in your community, जिनके साथ हम इनके ज़िंदगी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें और ये अपने क्वेश्चंस के ज़रिए हमारे स्किल्स को ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो currently I am working as a SEO content writer and copywriter. My services are particularly related to these two fields, copywriting के अंदर और एसईओ राइटिंग के अंदर। मेजरली जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं और जो मैंने जॉब भी की थी वो B2C ई कॉमर्स के लिए थी। अभी जो करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ दैट इज़ मोर रिलेटेड टू B2B नीश। तो दोनों फील्ड्स का कुछ ना कुछ आइडिया जो है वो मुझे है। बाकी हम लोग जैसे जैसे डिस्कशन अनफोल्ड होगी और क्वेश्चंस आएंगे या आप जो क्वेरीज हमारे सामने आएंगी उसको आंसर करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह इट विल बी अ नो फ्लफ सेशन। जी, थैंक यू सो मच बिलाल भाई। तो बिलाल भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह स्टेप इन हुए कॉपी राइटिंग में और कंटेंट राइटिंग में। तो आप अपनी जर्नी हमें शेयर कीजिएगा ताकि हम इंस्पायर हो सकें कि एक्चुअली में आपने कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरह इसे लेके गए। सो थैंक यू। हाँ, ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने के लिए, नहीं नहीं, वही क्योंकि तो हमने जो सुननी है ना, क्योंकि बिलाल भाई यही ऑडियंस को मोटिवेट करती है एक्चुअली में कि यार बंदा स्टार्ट अच्छा किस तरह अच्छा। करता है और हर्डल्स किस तरह की आती हैं बंदे को। जी। हाँ, मेरे लिए तो आई वॉज ऑलवेज गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया था तो मेरी लैंग्वेज वहाँ से बिल्ड हुई थी एंड आई वॉज राइटिंग माई आर्टिकल्स फॉर माई ब्रदर इन माई ए लेवल से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर गए, नस से मेरी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की। तो स्टडीज़ के दौरान मैं इस्लामाबाद का खाना बहुत महंगा था, तो आई वॉज टू सेल्फ मेड टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। इसलिए मैंने फ्रीलांसिंग को ज़रा ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया, भाई से कहा कि और प्रोजेक्ट्स देते जाओ देते जाओ। मैं अभी खुद नहीं किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर था या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सच एज अपवर्क या फाइवर, किसी के ऊपर भी नहीं था। तो वो मुझे प्रोजेक्ट्स देता था। तो वहाँ से 4 साल के दौरान जो प्रोजेक्ट्स थे उसके अंदर स्किल्स डेवलप होते गए। एंड आफ्टर दैट जब मैं ग्रेजुएट किया फ्रॉम इंजीनियरिंग, मैंने मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। आई वॉज अ वेरी गुड इंजीनियर एज वेल। तो आई हैड टू सीवीज जो मैं सर्कुलेट कर रहा था इंडस्ट्री के अंदर। एक मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी और दूसरी जो थी वो राइटिंग से रिलेटेड थी। अब मैकाट्रॉनिक्स की जॉब्स फैसलाबाद के अंदर बहुत कम थी। मेरी जॉब हुई थी कबीरवाला प्लांट नेस्ले के अंदर। और इट वाज अ ड्रीम जॉब फॉर समवन हु हैज जस्ट ग्रेजुएटेड। लेकिन मैंने, अम्मी अब्बू को अभी तक नहीं पता, अभी भी ना सुन रहे हैं, अम्मी अब्बू को अभी तक नहीं पता कि मुझे जॉब ऑफर हुई थी। तो मैंने वो नहीं चूज की, क्योंकि मैंने एक दफ़ा इंजीनियरिंग इंटर्नशिप की थी एंड आई वुड कम बैक होम, ये मैंने पोस्ट भी की थी। आई वुड कम बैक होम विद सम सॉर्ट ऑफ अ मेंटल प्रेशर। लेकिन जब मैं राइटिंग करता था तो घंटे कैसे गुजर जाते थे मुझे पता नहीं चलता था। तो मेरे डीप डाउन आई न्यू कि मुझे राइटिंग के अंदर ही कैरियर परस्यू करना है। अब एक तरफ इंजीनियरिंग डिग्री से रिलेटेड जॉब थी जो कि ऑफर स्टार्टिंग के अंदर 50-60 थाउजेंड कर रहे थे, जो 2018 के अंदर, 19 के अंदर बहुत अच्छी सैलरी थी फॉर अ बिगिनर इंजीनियर। और दूसरी तरफ जो मैंने राइटिंग जॉब इन हाउस स्टार्ट की थी दैट दे वर पेइंग मी 25,000। तो ऑन पेपर मैंने, मेरा एक बहुत इसीलिए डिसीजन था, लेकिन डीप डाउन मुझे पता था कि मैं इसके अंदर कैरियर को परस्यू कर सकता हूँ। अब वालिदैन को समझाना जरा मुश्किल होता है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग भी की, जीपीए भी बहुत अच्छा था, अ, लेकिन उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, 25,000 की नौकरी कर रहे हो।
लेकिन वो आहिस्ता 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 रेजिलियंस, हम मुस्कुराते रहते थे और लेकिन लगे रहते थे राइटिंग के अंदर। तो वहां से फिर एक जॉब से दूसरी जॉब के अंदर गए, और फिर आई स्टार्टेड लिंक्डइन इन 2021। और उसके बाद लाइफ बिकेम अ लॉट बेटर, क्योंकि आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है व्हेन यू आर exposing yourself, your personality, your personal brand to so many different people जो अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आपसे ऊपर हैं। आप उनसे स्किल्स लेते हो, आप अपने स्किल्स जो है वो इम्पार्ट करने की कोशिश करते हो। तो मुझे जितने भी लीड्स मिलते हैं वो सारे के सारे, मुझे जो जॉब मिली अभी वाली रिमोट जॉब, वो भी लिंक्डइन से मिली थी। मेरे 2 रिटेनर क्लाइंट्स हैं जिनके साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ जॉब के साथ, वो भी दोनों लिंक्डइन से मिले थे। एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट फाइवर एंड अपवर्क। तो लिंक्डइन ही हमारा जो है वो अब का प्लेटफॉर्म है, और मेरा अकाउंट सिर्फ अभी तक एक दफा रिस्ट्रिक्ट हुआ है 2.5-3 सालों में। तो ये हाँ, स्टोरी है। इंस्पायरेशनल जर्नी है बिलाल भाई, माशाल्लाह आपकी। सो अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, आमीन। सो बिलाल भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने राइटिंग स्टार्ट की, तो क्योंकि हमारे जो करंटली सिचुएशन होती है कि लाइक मोस्टली जो बिगिनर्स हैं या मोस्टली जो लोग हैं, कुछ तो कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं समहाउ किसी मेंटोर से या किसी इंस्टीट्यूशन से। ऑन द अदर हैंड जो लोग जिनको ऐसा शौक है सीखने का, लेकिन उनको पता नहीं कि उन्हें किस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से वो नॉलेज गेट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडीमी, वट एवर एल्स जो भी मार्केट में आप लोगों को पता है लर्निंग फेज प्लेटफॉर्म्स है। सो आपने जब जर्नी स्टार्ट की तो आपने कहाँ से सीखा, मतलब पेड कोर्स किए, फ्री किए, अगर फ्री किए तो कहाँ कहाँ से लर्न किया, किन मेंटोर्स को फॉलो किया? सो काइंडली वो भी अगर आप शेयर कर सकते हैं तो इट वुड बी बेटर फॉर अस, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइटिंग के अंदर आपकी बेसिक लैंग्वेज अच्छी होना बहुत बहुत ज़रूरी है, अगर आपने राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं। बेशक चैट जीपीटी आ जाए, बेशक बहुत अच्छे अच्छे और एआई टूल्स आ जाएं, आप अगर प्राइमरीली राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी अपनी अंग्रेजी बेहतर होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते एंड यू थिंक कि चैट जीपीटी और एआई टूल्स के जरिए आप राइटिंग सर्विसेज के लिए कैरियर को लॉन्ग टर्म के अंदर परसू कर सकते हो, तो दैट इज़ अ मिस्टेक। आपको किसी दूसरे स्किल के ऊपर जाना चाहिए। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, जब आई स्टार्टेड तो ऑफ कोर्स तब तो पैसे नहीं थे, तो आई वाज ऑलवेज लुकिंग हंटिंग फॉर ऑप्शंस दैट वर फ्री। तो एसईओ राइटिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा हेल्प की थी वो मुझे एचरेफ्स के यूट्यूब चैनल ने की थी। सैम ओ उनका रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता था। उसके बाद बैकलिंको जो ब्राइन डीन है, जी जी। बैकलिंको चैनल है जिन्होंने अब अपना जो ब्लॉग है वो सैमरश को बोलो। सेल कर दिया। उनसे मैंने बहुत ज़्यादा जो एसईओ राइटिंग ब्लॉग के अंदर किस तरह से करते हैं वो मैंने सीखी। इसके साथ नील पटेल को मैं पढ़ता था, और सर्च इंजन जर्नल, ये वाले ब्लॉग्स में पढ़ता था। जहाँ तक कोर्सेज की बात है, तो अब मुझे कोर्सेज याद नहीं है जो मैंने कोर्सेरा के ऊपर फ्री किए थे, लेकिन वो कंटेंट राइटिंग, बेसिक कंटेंट राइटिंग और एसईओ राइटिंग से रिलेटेड थे। मैंने 2 कोर्सेज किए थे। बाकी डिजी स्किल्स और लोकल प्लेटफॉर्म्स से मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। तो ये वाले प्लेटफॉर्म्स थे जो मैंने यूज़ किए थे। उसके साथ साथ फिर जब आप इन हाउस जॉब के अंदर जाते हो, तो चूंकि आपकी सारी टीम होती है, एक टीम ऑफ पेज हैंडल कर रही है, एक टीम सपोर्ट हैंडल कर रही है, एक टीम इन्वेंट्री हैंडल कर रही है, तो वहां पे सबसे ज्यादा मेरी हैंड्स ऑन लर्निंग हुई थी। इसलिए आई ऑलवेज एडवाइज बिगिनर graduates या beginners newbies to get some sort of an agency या in-house experience rather than jumping straight into freelancing और उसको लॉन्ग टर्म लेके जाने के लिए। थोड़ा सा मेरे नजरिए के मुताबिक यू शुड हैव एन जी जी। एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि चीजें किस तरह से किस काम तरह? करती हैं। अभी आपको राइटर को लगता है कि मैं ही रैंक करवाता हूँ आर्टिकल, लेकिन उसको नहीं पता कि बैकलिंक्स वाले क्या कर रहे हैं, टेक्निकल एसईओ वाले क्या कर रहे हैं। तो जब आप इंडस्ट्री के अंदर बैठ के काम करते हो तो आपको इन हाउस प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन पता चलता है कि किन किन लोगों का क्या क्या रोल है, और आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ द पजल। तो आप उसके मुताबिक को प्रेजेंट करते हो बेहतर तरीके से, वरना तो आप कहोगे हाँ जी हाँ जी मैं रैंक कर दूंगा आपका आर्टिकल, वो आपको KD 50 60 70 वाला कीवर्ड देगा, आपको समझ ही नहीं आएगी क्यों नहीं रैंक कर रहा, रैंक क्या कर रहा, वो पहले 10 पेजेस के ऊपर भी नहीं आ रहा गूगल के। तो ये वाले चीजें हैं। प्लेटफॉर्म्स भी और कोर्सेज जिसने करने हैं वो करे, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन चूंकि
मेरी बैकिंग स्ट्रांग थी, मेरी लैंग्वेज स्ट्रांग जी थी, ओ लेवल्स ए लेवल्स में मेरी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, और मैंने प्रोजेक्ट्स फ्रीलांसिंग वाले काफी सारे किए हुए थे भाई के साथ। तो मेरे पास वो एज था। अगर आपके पास ये वाला एज नहीं है तो यू शुड डेफिनेटली डू बिलाल फ्री भाई कोर्स। सॉरी इधर इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपके भाई जब आपको प्रोजेक्ट देते थे, ठीक है, तो वहाँ उन्होंने कोई फ्रीलांस प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ था या समहाउ रेफरल लिंक से, या उनका कोई नेटवर्क था? सो काइंडली ये भी बताइए कि वो आपको प्रोजेक्ट किस तरह हैंड ओवर करते थे। हाँ जी, वो freelancer.com के ऊपर उनकी प्रोफाइल थी, तो वहीं से जी। अपना कट रख के मुझे दे देते थे। और जो मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा था वो मुझे अभी भी याद है, वो 1,000 वर्ड्स का था, और उसके उसके मुझे 125 रुपए मिले थे। तो सारे के Yes. सारे, बेशक वो बी इट बिग क्रिएटर्स लाइक यास्मीन एलिच, और बी इट स्मॉल क्रिएटर्स लाइक अहमद भाई एंड मी, हम सब ने सारे के सारे जी जीरो जी। से स्टार्ट करते हैं। जीरो बिल्कुल। तो और लॉन्ग टर्म जर्नी जो है वो हमारे माइंड के अंदर होनी चाहिए। यंगस्टर्स के अंदर थोड़ी सी, चलिए थोड़ा सा ऑफ टॉपिक निकल गया, 3 चीजें हैं जो यंगस्टर्स के अंदर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, जेन जी के अंदर, जो जी 90s के बाद पैदा हुए हैं। पहली चीज है इम्पेशंस, इनको रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए। शॉर्ट बेशक टर्म। ये जिम के अंदर जाना हो, बेशक वेट लूज करना हो, बेशक 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमाना हो, बेशक 50,000 रुपया महीना कमाना हो, पहली इम्पेशंस है, इसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। दूसरी जो है वो डिस्ट्रैक्शन है। ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। इंस्टाग्राम भी ज्वाइन किया, फेसबुक भी ज्वाइन किया हुआ, टिकटॉक भी ज्वाइन किया हुआ, दोस्तों के साथ हैंग आउट भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं। उसकी वजह से इनको लगता है कि 24 घंटे के अंदर इनका काम भी नहीं हो सकता, फैमिली को नहीं हाँ टाइम दे पाते, स्किल्स को अपस्किल नहीं कर पाते, कि यार नहीं इतने कमेंट्स मैंने करने हैं, इसकी पोस्टें लाइक करनी है, या इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर अपलोड करनी है। दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन, और तीसरी चीज कंपैरिजन। कभी भी अपनी जर्नी को किसी दूसरे की जर्नी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब आप कंपेयर करोगे तो इट किल्स द जॉय ऑफ योर अचीवमेंट। आपने भागना शुरू किया, आप पहले 500 मीटर भाग रहे थे, आपने 1 हफ्ते के बाद 1 किलोमीटर कर दिया, वाह क्या बात है, वेरी गुड, ये तो आपकी प्रोग्रेस है। लेकिन आप अगर साथ वाले बंदे को देख लो जो 6 किलोमीटर भाग रहा है, आप कहोगे फिटे मुंह, मैं छोड़ देता हूँ। और ये बहुत कॉमन है। बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल भाई। हाँ, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, यास्मीन एलिश की आप अगर अब पोस्ट देखोगे तो आप डीमोटिवेट होगे। उसकी पहली पोस्ट देखो जिसके ऊपर 0 लाइक्स 0 कमेंट्स हैं, या शायद 1-2 कमेंट्स हुए, मैंने खुद देखा हुआ है। लारा कोस्टा, ल्यूक मैथ्यूज की पहली पहली पोस्ट मैंने खुद देखी हुई है। तो आई कैन सी वेयर दे हैव कम फ्रॉम। तो मेहनत करते जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका अजर दे। जी बिलाल भाई ऐसे ही है। समहाउ मेरा भी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ है ना, लोगों के साथ मैं इनको शेयर करता रहता हूँ कि मैंने इंटरव्यूज दिए, फेलियर्स फेस किए, तो लेकिन मैं ये अपने आप को अचीव कर मतलब अंडरस्टैंड कंसिडर करता हूँ अपने आप को कि लाइक जो मेरे पास नॉलेज है ना, समहाउ अगर उसके पास वो शेयर कर रहा है ना, माइट भी उसमें मैं ना फॉल करूँ, ठीक है, उसमें मैं लैग कर रहा हूँ, लेकिन माइट भी मुझे कुछ चीजों का पता हो, कुछ ट्रिक्स का, कुछ टिप्स का, या कुछ ऐसे चीज जो समहाउ वो जो इशू है वो रिजॉल्व कर सकती है, उसे ना वो फेमिलियर हो उस चीज से। तो आप हम्म। हमेशा, हर बंदा अपनी यूनिक वे से परफॉर्म करता है टास्क, तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे ओब्वियसली कभी भी आप अचीव नहीं कर सकते। हाँ ये हो सकता है कि यार माइट भी कल आप लोगों का टाइम वो ज्यादा लेके जाए, लेकिन एट द एंड आप लोग वो कवर कर जाओगे, इंस्टेड के वो उसने 6 माह लगे आपको 12 लग जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप भी वो एट द वन एंड स्टेज पे पहुंच जाओगे। सो हम लोग वापस आते हैं सेशन की तरफ। तो बिलाल भाई अभी जो करंटली आप लोग ना, ऑब्वियसली माशाल्लाह आपको एक्सपीरियंस तो हो गया है, माशाल्लाह 3 से 4 साल हो गए राइटिंग के अंदर। तो बिलाल भाई अगर आप अभी मार्केट को देखें, क्योंकि आपने मार्केट का एनालिसिस किया होगा कि लोग जो मुख्तलिफ जगहों से कोर्स करके आते हैं, या जो राइटर ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर हैं या फेसबुक के ऊपर हैं, या समहाउ आपने कभी उनके ब्लॉग्स वगैरह पढ़े होंगे, तो आप क्या चीज़ फील करते हैं कि यार वो किस चीज़ में लैग कर रहे हैं, उनके पास क्या वो चीज़ नहीं है जिससे वो ना मतलब अपना पोटेंशियल लूज कर रहे हैं? तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे। जी बिलाल भाई। अच्छा, जो मुझे लगता है मेजर जो लिमिटेशंस या जो कमियां हैं एसईओ राइटर्स के अंदर, एसईओ राइटिंग की बात करेंगे, कॉपी राइटिंग की नहीं करेंगे, जी जी। वो ये है पहली चीज के सर्च इंटेंट का राइटर को नहीं पता होता कि मैं जिस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ उस कीवर्ड का इंटेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन पेज एसईओ आपको कीवर्ड मिला, ऑन पेज एसईओ के ऊपर अब आप अगर फर्स्ट पेज को टॉप 10 रिजल्ट्स को देखते हो तो उसमें से 7 रिजल्ट्स टुडे एज ऑफ नाउ वो अल्टीमेट गाइड्स हैं। बैकलिंको की गाइड है, एचरेफ्स की गाइड है, नील पटेल की गाइड है। तो आपने अब जब लिखना है अपना आर्टिकल तो आपने एक अल्टीमेट गाइड लिखनी है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू राइट अ 1500 वर्ड आर्टिकल, अ लिस्ट पोस्ट, एंड देन एक्सपेक्टेड टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज।
क्योंकि आप सर्च इंटेंट को फॉलो नहीं कर रहे। दूसरी चीज, सर्च इंटेंट के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला कंटेंट टाइप आता है, दूसरा कंटेंट फॉर्मेट आता है, और तीसरा कंटेंट एंगल आता है। ये तीनों चीजें आपको एचरेफ्स के ऊपर मिल जाएंगी, मतलब वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो तीनों चीजों को देखना है कि कंटेंट की लेंथ कितनी है, जनरली उसके अंदर रहना। कंटेंट का फॉर्मेट क्या है, क्या वो एक कंपैरिजन पोस्ट है, या वो एक अल्टीमेट गाइड है, या वो एक रिव्यू पोस्ट है, या वो एक एफिलिएट आर्टिकल है, आपने उसको फॉलो करना। और तीसरा, अगर कोई यूनिक एंगल है, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग टिप्स के ऊपर आप लिख रहे हो, एक कीवर्ड है गार्डनिंग टिप्स। अब जब आप आर्टिकल्स खोलते हो तो उसमें से 6 आर्टिकल्स या 7 आर्टिकल्स जो हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट गार्डनिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स। तो इसका मतलब है जो प्रेवलेंट कंटेंट एंगल है इस कीवर्ड का, वो गार्डनिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स है, रादर देन गार्डनिंग टिप्स फॉर प्रोस या एक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स। तो आप उस कंटेंट एंगल को अडॉप्ट करोगे, लाइन करोगे। तो सर्च इंटेंट के साथ अलाइन करना, ये पहली मिस्टेक मुझे नजर आती है। दूसरी मिस्टेक सुपरफिशियल रिसर्च की नजर आती है, कि सिर्फ टॉप 10 को देख के, टॉप 5 को देख के उसके कंटेंट को the 10 writers tend to regurgitate and come up with a content expecting that it will rank. थोड़ी टेक्निकल चीज है कि गूगल जो है वो इंफॉर्मेशन गेन के ऊपर काम करता है, लेकिन गूगल रिगार्ड करता है अगर आप एक अच्छा कंटेंट दे रहे हो, प्रोवाइडेड कि आपकी ऑफ पेज और टेक्निकल जो है वो स्ट्रांग है। तो आपने हमेशा, मैं ये कहता हूँ, 60% आपने वो काम करना है जो कंपेटिटर्स कर रहे हैं, कर रहे हैं। 40% अपना यूनिक एंगल उसके अंदर इंटीग्रेट कर देना है। क्योंकि क्यों फॉलो करना है कंपेटिटर्स को? क्योंकि वो लोग, दे आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट पेज फॉर सम रीजन, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। अगर वो अपने कंटेंट लेंथ की वजह से वहां पे खड़े हुए हैं तो आप कंटेंट लेंथ को फॉलो करो। अगर वो अपने ग्राफिक्स की वजह से वहां पे खड़े हुए हैं कि सब ने ही इमेजेस अंदर इंक्लूड की हुई हैं 8 से 9, तो आप भी इंक्लूड करोगे। तो यू हैव टू अलाइन विद दैट। 40% अपना यूनिक एंगल डालो। तो रिसर्च किस तरह से करनी है, उसके डिफरेंट जो है वो तरीके हैं जो हम लोग कर सकते हैं। अभी फैजान खान एक राइटर है, उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो शेयर की थी कि आप गूगल न्यूज को यूज करो। जी जी। कोई भी कीवर्ड है गूगल न्यूज के ऊपर डालो, आपको 1-2 यूनिक एंगल्स कंफर्म मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। दूसरी चीज है, आप उसके ऊपर यूट्यूब की वीडियोस, कोरा, रेडिट की थ्रेड्स पढ़ो। तीसरी चीज है, आप गूगल स्कॉलर के ऊपर वही कीवर्ड डालो। चौथी चीज है, आप कीवर्ड प्लस फाइल टाइप पीडीएफ, ये ऑपरेटर लिखोगे, या फाइल टाइप पीपीटी, ये ऑपरेटर लिखोगे तो आपके सामने उस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ्स और पीपीटी आ जाएंगी जो किसी कंपनी ने लिखी है, किसी प्रोफेशनल ने लिखी हुई है। तो ये वाली चीजें जब आपके पास आ जाएंगी, 5-6 प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट रिसोर्सेज हमने बता दिए, तो इनको यूज करते हुए आप अपना 40% जो यूनिक एंगल है उसके अंदर अपने कंपेटिटर्स के साथ compete करो और इंसाइटफुल आर्टिकल पब्लिश करो। तो उसके चांसेस इंक्रीज होंगे रैंकिंग के। और जो तीसरी मिस्टेक है वो यही है कि कंसिस्टेंट नहीं है राइटर्स। राइटर्स कहते हैं कि अभी मैं एसईओ राइटिंग कर रहा हूँ, चलो अब मैं कॉपी राइटिंग के अंदर चला जाता हूँ, कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ, चलो अब मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर चला जाता हूँ, इसके अंदर बड़ा पैसा है। फिर इनको एक पोस्ट नजर आती है कि वो सेल्स लेटर लिखने के अंदर, सॉरी, जो वो लिखते हैं, वीएसएल लिखते हैं, वीडियो स्क्रिप्ट लेटर्स यूट्यूब के, उसके अंदर बड़ा पैसा है, चलो उसके अंदर चले जाते हैं। तो आप लोग जो लॉन्ग टर्म सक्सेस होता है उसके ऊपर जो चढ़ने की जो जर्नी होती है उसको आप पीछे छोड़ देते हो, और 4 महीने इधर, 4 महीने इधर, 4 महीने इधर इधर करके किसी भी एक फील्ड के जो है वो मास्टर नहीं बन पाते। अहमद, आप भी अब ई कॉमर्स कर रहे हो, आपको, आप फेविकॉन पे जो नंबर 1 हो वो आप ई कॉमर्स की वजह से हो। जी जी। ठीक है, आप अगर पिछले 3 सालों के अंदर कभी कोई डायरेक्शन पकड़ लेते, कभी कोई डायरेक्शन पकड़ लेते, तो आई कैन अश्योर यू दैट यू वुडंट हैव रीच दिस लेवल। फोकस्ड फोकस रहना, ये तीसरी मिस्टेक है। तो ये 3 टॉप मिस्टेक्स हैं जो मुझे लगता है राइटर्स की हैं। जी तो बिलाल भाई, हमारा जो ना, लाइक आप लोगों, मतलब हर राइटर या हर जो पर्सन है फ्रीलांसिंग में, क्या है कि बिलाल भाई मोस्टली जो लोग फेस करते हैं ना, एक्चुअली मैं भी ऑब्वियसली जब अपने टास्क आउटसोर्स करता हूँ, क्योंकि हम लोग पीआर कैंपेन्स भी लॉन्च करते हैं। बैकलिंक्स, इन टर्म्स ऑफ बैकलिंक्स क्या करते हैं कि राइटर्स को कहते हैं कि हमें ना कंटेंट लिख के दो, वो लिख के देते हैं, और समहाउ हम लोग अपनी वेबसाइट्स पे भी लगाते हैं। उनके थ्रू क्या करते हैं कि पीआर कैंपेन्स, मतलब दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर उन्हें अप्रोच करके वहाँ पे अपनी लिंक बिल्डिंग करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग भी करते हैं, ठीक है।
तो बिलाल भाई जो मैं इशू फेस करता हूँ ये है कि हम लोग ना, लाइक हर बंदा कहता है कि यार मैं ना ह्यूमन रिटर्न फ्री, मतलब ह्यूमन रिटर्न आपको आर्टिकल्स लिख के दूंगा चैट जीपीटी के बगैर या समहाउ। लेकिन बिलाल भाई मैंने ये अपना जो मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप लोग जो सा मर्जी जहाँ से मर्जी वो राइट आर्टिकल लिखवा लो ना, आप टूल में डालोगे ना तो वो जरूर उसे क्या करेगा, पिक करेगा कि यार ये वाकई मतलब एआई से लिखा हुआ है। तो बिलाल भाई इससे मतलब क्या हम लोग कभी भी ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि यार ये आर्टिकल ह्यूमन रिटन है या एआई जनरेटेड है, या मतलब ये वैसे एक मिथ बनी हुई है कि यार एआई जनरेटेड है? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है। जी बिलाल भाई। ये तो आपने एक बड़ा बर्निंग टॉपिक उठा लिया। बस मैं एक रियल टाइम के अंदर एक चीज करने लगा हूँ। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। जी 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 श्योर बिलाल भाई। 2 सेकेंड्स अगर नहीं, आपके टेन पास सेकेंड्स एक्सेस, लगेंगे। जी जी आपके पास एक्सेस ना हो स्क्रीन शेयर की तो आप मैं आपको दे सकता हूँ। लेट मी सी। जी होस्ट हैज डिसेबल पार्टिसिपेंट जी स्क्रीन जी शेयरिंग, आप मुझे बिलाल भाई जी आप अब करें, यस आई चेक कैन कीजिए। डू इट। जी थैंक यू। हाँ जी, मेरी स्क्रीन आ रही है नजर। जी जी बिलाल भाई अब आ रही है। अब ये बैकलिंक को, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, उसके ऑन पेज एसईओ का ही मैंने स्निपेट उठाया है। ये अब नजर नहीं आ रहा इंटरनेट स्पीड की वजह से, ये मैंने कॉपी किया है। जी ठीक है, और जी इसको मैंने फ्री टूल जीरो जीपीटी के अंदर डाल दिया है। अब जीरो जीपीटी ने इसका एआई कितना दिखाया है वो आप लोग सब देख लो। 25.3%। परसेंट। उस बेचारे ने, जिससे पूरी दुनिया सीख रही है कि ह्यूमन रिटन कंटेंट किस तरह से लिखना है, उसको एक फ्री टूल कह रहा है कि तुम्हारा भाई 25% जीपीटी है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एसईओ राइटर्स को कंटेंट राइटर्स को जो फेस करनी पड़ती है। इसका आसान सोल्यूशन मैं ये कहता हूँ कि आप अपने क्लाइंट से कहो कि आप मेरा कंटेंट कौन से टूल के ऊपर चेक करोगे, और फिर उस टूल के ऊपर अपना कंटेंट चेक करके उसका एआई रेशो या उसका प्लेजरिज्म रेशो डिक्रीज करके उसको कंटेंट सबमिट करवा दो। क्योंकि अगर वो 5 से 6 टूल्स के ऊपर करेगा तो हर टूल के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। और ये वाला जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये तो 6 साल पहले का लिखा हुआ है, तब तो चैट जीपीटी जीरो जीपीटी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो ये जीरो जीपीटी कौन होता है? बैक लिंकों को कहने वाला कि आपका एआई रिटर्न कंटेंट है। आप लोग तो तब 6 साल पहले थे ही नहीं। आपको रियल एग्जांपल मैंने दिखाई है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कुछ भी आप डालोगे किसी टूल के ऊपर वो कितना शो होगा, किसी टूल के ऊपर कितना शो होगा। बीइंग अ राइटर यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो ह्यूमन रिटर्न है। मैं ये नहीं कह रहा चैट जीपीटी ना यूज करो, आप यूज करो, आइडिएशन के लिए यूज करो, आप अपनी पोस्ट फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग के लिए यूज करो, लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए यूज करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे कॉपी लीक्स के ऊपर, कॉपी लीक्स एक प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है पेड, कॉपी लीक्स के ऊपर मुझे अंडर 5% प्लेजरिज्म चाहिए, तो आप उसको अंडर 5% दो। तो ये तरीका है, ये सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। जी बिलाल भाई थैंक यू, क्योंकि यार बिलाल भाई ये बहुत आजकल जब भी कोई डिलीवर करता है आर्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं और दूसरी कम्युनिटी में लोग मेंबर्स भी हैं, तो एज सच वो क्लाइंट की तरफ से ये चीज़ फेस करते हैं। लेकिन आप भाई ने एक अच्छी पॉइंट रेज किया कि ना जो भी क्लाइंट है उसे कहो कि यार एक पर्टिकुलर टूल असाइन कर ले कि मैंने ना क्या नाम है क्विल बोर्ड से चेक करना है, मैंने ये जीरो जीपीटी से चेक करना है, जिस एज सच एक पर्टिकुलर से चेक करना है, आप उस हिसाब से उसे ऑप्टिमाइज करो। अच्छा बिलाल भाई सेकंड थिंग मैंने ये करनी थी कि ना जब हम लोग, क्योंकि समहाउ मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है कि यार रिफ्रेश करने का चीज़ों को, लाइनों को, ठीक है। तो बिलाल भाई उसमें जो क्योंकि अगर एक टूल है वो आपको प्लेजरिज्म दिखा रहा है तो समहाउ अगर कभी आप उसकी ना टोन ऑफ वॉइस चेंज करते हो तो क्या होता है, वो प्लेजरिज्म खत्म हो जाता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली केसेस में तो ये होता है। तो बिलाल भाई जब आर्टिकल राइटिंग है उसमें क्या जो टोन है या जो भी चीज़ है, मतलब वो मैटर करती है कि आप किस वे से ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट हो रहे हो या किस तरह लेके जा रहे हो अपनी सेल्स फनल को। सो इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। थैंक यू। जी जी। तो कंटेंट की जो लैंग्वेज है वो ब्रांड वॉइस के साथ आपने अलाइन करना है। कोई बी टू बी जो आर्टिकल्स होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, फॉर्मल होते हैं, आपने वो वाली लैंग्वेज यूज़ करनी है। अगर आप एक बी टू सी क्लाइंट के लिए लिख रहे हो जो एक फैशन ब्रांड है, उधर आप फॉर्मल कंटेंट जो है उस वो नहीं लिखोगे।
उधर आप फंकी कंटेंट लिखोगे विद कैट फ्रेजेस, विद कैच फ्रेजेस, विद बकेट ब्रिगेड्स, ये सारी की सारी चीजें आप यूज करोगे इन अ फन वे, इन अ कैची वे, तो वो कंटेंट वॉइस आपकी उसके साथ अलाइन करेगी। कई जो क्लाइंट्स के साथ आप काम करोगे वो आपको राइटिंग गाइडलाइंस देंगे कि भाई हमारी ब्रांड वॉइस ये वाली होनी चाहिए, और आपने उसी के साथ अलाइन करना है। यानी यू हैव टू वेयर डिफरेंट हैट्स फॉर डिफरेंट क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। दैट्स हाउ यू अपस्किल योरसेल्फ। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए आप काम करोगे, वो कहेगा कि मुझे 1750 वर्ड्स से कम चाहिए, बेशक इसके ऊपर रैंक करने के लिए 2500 3000 वर्ड रिक्वायर्ड हो, मुझे 1750 चाहिए, मैं इतने ही पैसे दे सकता हूँ। तो आप उसको एजुकेट करो कि कंटेंट जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक एटलीस्ट 2500 वर्ड्स होना चाहिए कंटेंट। अगर वो समझ जाए तो वेल एंड गुड, अगर वो ना समझे तो चुप करके जो उसने कहा है उसका अपना काम करो। आफ्टर ऑल, क्लाइंट इज द किंग इन अ फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। तो आपको उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि जो वो कहता है आप उसको एजुकेट करो नॉनदलेस। इफ ही अंडरस्टैंड्स दैट्स गुड, इफ ही डजंट यू मूव ऑन विद व्हाट एवर ही इज सेइंग। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिलाल भी अगर लाइक क्योंकि मैं भी ऐसी इंडस्ट्री में फॉल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना मेरा एक टारगेट है कि लाइक मैं एक टूल पर्टिकुलर इस्तेमाल करता हूँ। सेमरश को मैंने एज अपना आइडियल कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि ओबियसली जब हम लोग मुख्तलिफ टूल यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो स्टैट्स चेंज करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी वेबसाइट को एज अ टारगेट के यार पहले कुछ चीज़ इनपुट करने के, अपनी इनपुट डालने के से पहले यार ये 5 पे थी, और डालने के बाद ये 10 पे चली गई, ठीक है। तो मैंने अपना आइडियल एक टूल को कंसीडर किया हुआ है। तो बिलाल भी राइटिंग में आप लोग क्या करते हो कि मुख्तलिफ टूल यूज करते हो फॉर रिसर्च पर्पजेज और सम काइंड ऑफ चेकिंग, चेक एंड बैलेंस। सो इस रिगार्डिंग भी गाइड कीजिएगा कि ऐसे हमें क्या करना चाहिए राइटिंग में, अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग कोई टूल्स ले रहे हैं या टूल यूज कर रहे हैं। जी बिलाल भाई। हाँ, गूगल डॉक के अंदर ग्रामरली तो बाय डिफॉल्ट, या मैं आजकल ग्रामरली से शिफ्ट होके क्विल बॉट के ऊपर आया हूँ। जी तो क्विलबॉट या ग्रामरली, क्योंकि ग्रामरली जो फ्री वर्जन था इट वाज बिकमिंग वर्स डे बाय डे। तो पेड जो है वो क्विलबॉट के रिव्यूज अच्छे थे, तो मैंने क्विलबॉट जो है वो अपनी कंपनी के लिए परचेज किया। तो आपको एक टूल जो राइटिंग टूल है वो तो अपनी वर्ड MS वर्ड के साथ या गूगल डॉक्स जिसके ऊपर भी आप लिखते हो उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि आपके जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं कि सिंगुलर के साथ आपने अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ना लगा दी हो, इन सारी चीज़ों को वो देख लेगा, छोटी मिस्टेक्स जो रह जाती हैं, तो आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप राइटिंग कंटेंट लिखने के बाद उसको हेमिंगवे एक ऐप है उसके ऊपर, सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर डाल देते हो, तो चेक द ग्रेड लेवल कि मेरा ग्रेड लेवल 8 है, 5 है, 4 है, 10 है। ये ग्रेड लेवल का मतलब है कि कौन सी क्लास का बच्चा आपकी अंग्रेजी को पढ़ सकता है। तो अगर आप उसके ऊपर डाल दो, तो क्लाइंट ने अगर आपको कहा हुआ है कि मुझे ग्रेड लेवल 6 7 इतना ही होना चाहिए, तो आप हेमिंगवे ऐप है उसको यूज कर सकते हो, ये वाला टूल है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन, इसके अलावा अगर कोई पार्ट है आपके क्वेश्चन का। जी बिलाल भाई, अगर लाइक आप लोग अपने जो आर्टिकल के रिजल्ट्स हैं समहाउ वो कौन से टूल को टारगेट करके करते हो? क्योंकि बिलाल भाई सैमरश में जो अपडेट्स हैं उसकी जो सर्प्स की और जो HRF हैं उसमें डिफरेंस है दोनों के स्टैट्स में और समहाउ मोज में भी। तो आप मतलब किसको अपना आइडियल कंसीडर करते हो, या समहाउ आपने भी जिस तरह मैंने एक अपना एक रखा हुआ है चलो यार मैं सैमरश को लेके चलता हूँ, आप किन टूल्स को लेके चलते हो, ताकि ऑडियंस को भी थोड़ी इंसाइट्स मिल सके कि कौन से टूल्स वैल्यूएबल है। जी हाँ बिलाल। जी, पहले जब एचरेफ्स सस्ता था तब हम लोग कंपनी के अंदर एचरेफ्स यूज करते थे, और उसी के मुताबिक अपने डिसीजंस करते थे। हमें नहीं पता, हमें कोई सरोकार नहीं है कि सेमरश के ऊपर ये थर्ड पे शो हो रहा है या सेवन्थ पे शो हो रहा है, एचरेफ्स के ऊपर किसके ऊपर शो हो रहा है हमें उससे मतलब है। तो आपने भी स्टॉप की है, जस्ट लेट मी ओपन इट, ताकि सबको रियल टाइम के अंदर समझ आ जाए ना कि हम क्या बात कर रहे हैं, हवाई बातें नहीं कर रहे। जी जी। हाँ जी, ये रेट ऑफ माई सर्विसेज आ रहा है। बिलाल भाई अभी जस्ट हम हमारे पास आपका वो शो हो रही, जस्ट स्क्रीन एक स्टक हुई पड़ी है मेरे एंड पे तो ये है, लेकिन लाइक दूसरों की पे क्या है डोंट नो। आप लोगों को नजर आ रहा है? काइंडली बताइएगा। बिलाल भाई आप स्टक हुई पड़ी, बिलाल भाई आप ना डिस्कनेक्ट करके ना समहाउ अपनी स्क्रीन को क्लोज करके दोबारा
कीजिएगा, ठीक इंशाल्लाह ये है। फिक्स हो जाएगी। जी बिलाल भाई, अब आ रही प्राइसिंग आपकी। जी 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 जी, अब ओके है। अब दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप क्लाइंट्स के लिए अलग-अलग से चार्ज करो। किसी को भी लोकल क्लाइंट आता है तो उसके लिए मैं 4,000 रुपये में 1,000 वर्ड का आर्टिकल लिखूंगा। इंडियन क्लाइंट आता है तो मैं उससे 3500 वर्ड, क्योंकि इंडिया का जो पैसा है ये मल्टीप्लाई बाय 3.5 हो थ्री पॉइंट जाएगा, फाइव मैं उसके लिए करूंगा। अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आता है तो मैं $45 का उसको आर्टिकल लिख के दूंगा। अगर वो कहता है 1,500 वर्ड है तो ये उसके मुताबिक जो है वो चेंज होता जाएगा। चेंज हो जाए। और आगे आपने डिस्क्लेमर डाल दिया, प्राइसेस कैन बी नेगोशिएटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। अब आपने क्या किया, आपने हर क्लाइंट के लिए अपने आप को अप्रोचेबल बना दिया। अगर आप सिर्फ पीकेआर के अंदर रिजल्ट लिख रहे हो, अगर आप सिर्फ डॉलर्स के अंदर अपना रेट लिख रहे हो, तो जो बाकी कंट्रीज का क्लाइंट है वो एलियनेटेड हो गया, वो आपसे थोड़ा सा दूर हो गया। तो ये एक सेकंड सोल्यूशन है। इसी तरह से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के लिए मैंने तीनों रेट दिए हुए हैं, इसी तरह से वेबसाइट कॉपी के लिए मैंने तीनों रेट दिए हुए हैं। तो ऐसे अगर आप अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करोगे तो इट हैज़ बिन वर्किंग फॉर मी सिंस द पास सिंस 2 years, तो आपके लिए भी ये वर्क कर सकता है। बिलाल भाई, अगर कोई क्लाइंट लाइक आपके पास आता है समहाउ, ये तो बिलाल भाई हो गया ना, हम लोग राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन राइटिंग भी बिलाल भाई फिर वो चीज़ों में वेरी करती है ना। अगर आप सेल्स पेज लिख रहे हो या आप कोई पेज लिख रहे हो, और अगर आप ब्लॉग्स लिख रहे हो, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हर चीज़ की। तो क्या एट दैट टाइम भी हम लोग ये चीज़ लेके चलते हैं, या फिर आप उसके लिए अलहदा अपना जो बजट है, या एज सच आपने अपनी जो सर्विसेज सेक्शन है वो क्रिएट किया हुआ है? सो उसके बारे में बताइएगा। ये आपका आंसर इसी इमेज के अंदर जी क्लियर हो जी जाएगा। ये मैंने सिर्फ होम पेज की प्राइसिंग बताई हुई है, $50 to $100 फॉर होम पेज, फॉर होम पेज, फॉर होम पेज। हम्म, डिस्क्लेमर में मैंने कहा होगा अगर सर्विस पेज लिखवाना है, अबाउट एस या बाकी चीजें लिखवाने हैं, तो वो आप कम्युनिकेशन करेंगे। अब किसी हमने को क्या नहीं। किया, हमने अपने जो बेसिक अपना कोट है वो उसको दे दिया, ताकि उसको अंदाजा हो जाए कि इसका प्राइस काउंट, इसका रेट जो है वो कहाँ पे है। और उसके बाद उससे कह दिया अगर फर्दर डिस्कशन तुमने करनी है, अगर पूरी वेबसाइट कॉपी लिखवानी है, तो मेरे साथ सेल्स कॉल के ऊपर आओ। और जब वो सेल्स कॉल के ऊपर आएगा तो उसके बैक ऑफ द माइंड होगा कि ये होम पेज का, अगर मैंने होम पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल 800 वर्ड्स लिखवाने हैं तो ये $70 $80 लेगा। तो सर्विस पेज के ऊपर मैं अगर 3,000 4,000 वर्ड लिखवाता हूँ तो मेरा उसके मुताबिक, तो उसके माइंड के अंदर एक वेब डेवलप हो जाएगा कि मैं इस केस के अंदर, सॉरी, इस रेट के अंदर इससे मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो अब जब आप दोनों सेल्स कॉल के ऊपर आओगे, आपका क्लाइंट और आप फ्रीलांसर, तो अब आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि आपने बिफोर हैंड उनको कोट कर दिया है। तो ये आप कर सकते हो। आपने सबको नहीं, आपने बहुत ज्यादा रेट्स अपने सर्विसेज डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं देने, वरना क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ऐसी ब्लॉग पोस्ट भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, इसका रेट ये एक एक चीज का दो। और उसके बाद नीचे डिस्क्लेमर डाल दो कि अगर कोई और आपकी रिक्वायरमेंट है वी कैन डिस्कस इट ऑन सेल्स कॉल। जी बिलाल भाई, मेरे एंड पे तो माशाल्लाह ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। तो बिलाल भाई, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हमको सेशन को कंटिन्यू किए हुए, तो अभी ऑडियंस इंसाइट्स लेते हैं, उनके क्वेश्चंस लेते हैं। सो जी, अगर ऑडियंस में किसी का क्वेश्चन है, काइंडली अपना हैंड रेस करें, और तभी हम उनको अनम्यूट करेंगे। थैंक यू। जी, अगर किसी का क्वेश्चन है, काइंडली अपना हैंड रेस कीजिए। ओके, थैंक। जी बिलाल भाई, मैं इनामुल हक भाई को ना अनम्यूट कर रहा हूँ, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। जी जी श्योर। जी ना, जी नाम भाई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइमिंग। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि एसईओ राइटिंग के लिए किन किन प्लेटफॉर्म पे हम सर्विसेज दे सकते हैं? थैंक यू। एसईओ राइटिंग के अंदर आप लिंक्डइन के ऊपर, फाइवर, अपवर्क के ऊपर, और फ्रीलांसर, ट्रूलांसर, जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अपनी सर्विसेज कोट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं चूंकि सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर हूँ इसलिए मैं उसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। अपवर्क, फाइवर का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे पिच करते हैं, कैसे बेट करते हैं। लेकिन नॉनदलेस इतने सारे दुनिया के अंदर एसईओ राइटर्स हैं विच आर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ देयर प्रोफाइल ऑन फाइवर एंड अपवर्क। तो आप हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह से आप फेसबुक के ऊपर, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं डिफरेंट कॉपी राइटिंग के, एसईओ राइटिंग के, उसके अंदर ज्वाइन होके उसके अंदर भी आप क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ी सी एफर्ट करके उसके रिजल्ट्स को आप लोगों ने उसके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने।
मसलन आप अगर दिन के अंदर 10 डीएम्स, कोल्ड डीएम्स सेंड कर रहे हो, तो आपको एक रिस्पॉन्स अगर आ जाएगा, ये बहुत बड़ी कन्वर्जन है। मिनिमम मैं क्या कहता हूँ, अगर आप क्लाइंट हंट कर रहे हो, मतलब आपका वो वाला जो 2 से 3 दिन है, आपने सिर्फ क्लाइंट हंटिंग करने हैं, तो आप दिन के अंदर 30 ईमेल या 30 डीएम करो। एक ना एक का ईमेल तो आएगा ही, एक ना एक को तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे, इतने भी डम्ब नहीं हो आप। ठीक है। तो लेकिन एक्सपेक्ट करना कि मैं 10 ईमेल करूं और उसके अंदर से 5 का आ जाए और वो रिस्पॉन्स भी ये आए कि लेट्स हॉप ऑन अ सेल्स कॉल या डिस्कवरी कॉल, तो ये आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अब वैसे ही समर्स चल रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स वैसे ही थोड़े कम हुए हुए हैं, तो डिफरेंट डायनेमिक्स होते हैं। लेकिन नॉनदलेस इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपने आप को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जी इनाम भाई, मैं आपको अगेन अनम्यूट कर रहा हूँ। होप सो आप भाई को अपना आंसर मिल गया होगा। अगर आपका फिर भी कुछ है क्वेश्चन यू कैन। थैंक यू, बस मिल गया। ओके, अभी ऑडियंस में से और किसी के कुछ इंसाइट्स हैं वो पूछना चाह रहा है, सो काइंडली अपना हैंड रेस करें। बिलाल भाई अवेलेबल हैं, वो आपको अपना एक्सपीरियंस से उसका आंसर करेंगे इंशाल्लाह। बिलाल भाई, यहाँ पे मोहम्मद फैजान भाई हैं, वो कह रहे हैं कि ना वो शोर वाली जगह पे बैठे हैं, इसीलिए वो अपना माइक ना ओपन नहीं कर सकते। सो उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि ना हम लोग कौन से चेक पॉइंट्स हैं वो उन्हें जज कर सकते हैं कि वेदर ये कंटेंट लो वैल्यू है या नहीं है। मतलब ये किस तरह हम लोग जज करेंगे इन चीज़ों को, इस बीइंग अ पैरामीटर राइटर, को। बीइंग जी अ जी। राइटर या बीइंग अ क्लाइंट? बीइंग दोनों वे में बिलाल भाई। बीइंग अ क्लाइंट तो वो देखेगा कि कंटेंट जो है उसकी लैंग्वेज कैसी है। पहला चेक पॉइंट उसका लैंग्वेज हो गया कि ये नेटिव साउंड हो रही है या नहीं हो रही, देसी अंग्रेजी लिखी हुई है या प्रॉपर नेटिव इंग्लिश लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल यूके क्लाइंट के लिए लिखोगे तो आप स्पेशलाइज को LISC लिखोगे, यूएसए क्लाइंट के लिए लिखोगे तो स्पेशलाइज के स्पेलिंग SPES से ये LIZE लिखोगे। तो ये देखेगा वो सबसे पहले लैंग्वेज और ग्रामर को। उसके बाद वो आपकी रिसर्च देखेगा कि आपने जो इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक्स अंदर यूज किए हुए हैं, या आपने जो अंदर एक्सपर्ट कोट्स अंदर अगर डाले हुए हैं, तो वो आपने डाले हैं या नहीं डाले हुए। वही वाली बात के टॉप 10 को सिर्फ कॉपी किया हुआ है या अपना कोई यूनिक पर्सपेक्टिव भी डाला हुआ है। फिर वो देखेगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो फॉर्मेटिंग है, वो कैसी है, कि आपने हर 200-300 वर्ड के बाद कंटेंट को ग्राफिक्स के जरिए ब्रेक डाउन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, टेबल्स और बुलेट्स और ग्राफ्स या चार्ट्स बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए। और चौथी चीज वो आपकी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो SEO नॉलेज है उसको टेस्ट करेगा कि इसने अपना मेन कीवर्ड H1 के अंदर कम से कम या H2 हेडिंग्स में सेकेंडरी कीवर्ड यूज किया हुआ है, और इसने अपनी मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और URL के अंदर जो है वो मेरा मेन कीवर्ड एंटर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर इमेज इसने ऐड की हुई है तो उसके पीछे ऑल्ट टेक्स्ट इसने लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा एक क्लाइंट को इम्प्रेस करती हैं। तो ये चेक्स, 4 चेक्स होंगे। पहली उसकी लैंग्वेज, दूसरी उसकी फॉर्मेटिंग, तीसरी उसकी रिसर्च, चौथी उसकी SEO। बिलाल भाई, अगर एज अ हम लोग राइटर, हम लोग किस तरह मतलब साइकी किस तरह जज करते हैं कि क्लाइंट एक्चुअली में हमसे क्या चाह रहा है। मतलब क्योंकि बिलाल भाई डिपेंड करता है ना क्लाइंट। अगर कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे बिलाल भाई जिनको पता ही नहीं है कि यार हमने लेके किस तरह चलना है अपना आर्टिकल्स, क्योंकि मेरे पास भी कुछ एसईओ करवाने आते हैं, दूसरे क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि यार वो जो क्लाइंट्स है मेरे पास, उन्हें पता ही नहीं कि एक्चुअली हमने काम क्या करवाना है या हम लोग किस वे से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो बाज क्लाइंट है वो मानते नहीं है बात, चाहे जो बंदा है ना वो अगला उसको बेहतर चीज वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ दैट राइटिंग में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है कि आप उसे वैल्यू चीज क्या है कि यार ये चीज है, इसको ऐसे ऐसे लेके जाओ तो आपका बिजनेस या जो भी चीज है कन्वर्जन रेट वो बढ़ेगा। लेकिन जो क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे वही चीज से वही रिजल्ट्स रिक्वायर्ड है। तो इन दैट केस आप लोग क्या करते हैं? सो ये भी शेयर करें ये। जी फिलहाल भाई। जी जी, इसका आंसर ये है कि पहली चीज़ तो प्री क्वालिफाइंग कोई प्रोसेस रखो अपना, कि मैं इन क्लाइंट्स के साथ काम करूंगा, इन क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करूंगा। अभी जो मैं लिंक्डइन के ऊपर, मैं जॉब तो B2B की कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रोफाइल के अंदर कहीं पे भी B2B नहीं नजर आएगा आपको। मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ E-कॉमर्स, B2C और D2C क्लाइंट्स के लिए, और वो भी सिर्फ 5 फिगर्स वालों के लिए। अब जब बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे DMs आते हैं,
तो उसको हम देख लेते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। जस्ट पिछले वीक में एक सऊदीया यूएई का क्लाइंट आया, उसने कहा कि मैंने लीगल कंटेंट लिखवाना है। मैंने कहा भाई मैं लीगल कंटेंट नहीं लिख सकता, मैं आपको एक राइटर को रेफर कर देता हूँ, वो बाहर की डियाना मैसन राइटर थी, वो लीगल राइटिंग करती हैं क्योंकि वो मेरी कनेक्शंस के अंदर थी, तो आप उनके साथ बात कर लें। तो इस तरह से आप डील करो। जो क्लाइंट आपको स्ट्रेस करेगा, जो आपके माइंड को बिल्कुल ही ओवरशैडो कर देगा, जिसको नहीं पता, उसके साथ काम ना करो तो बेहतर है। अगर करना है तो भाई यू शुड बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। अगर वो कहता है, मेरे पास एक क्लाइंट था, उसको सिर्फ योस्ट के ऊपर 90 स्कोर चाहिए था, हर जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन थी और हर जो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन थी उसके ऊपर उसको 90 स्कोर चाहिए था। तो मैंने उसको वही दिया, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, उसको नहीं समझ आई, तो बाद में जो उसकी रिक्वायरमेंट थी मैंने वो पूरी करके दे दी। तो आपका काम भी ये है, जो आपका नॉलेज है विच इज द बेस्ट फॉर हिम अकॉर्डिंग टू यू, आप उसको प्रेजेंट करो। अगर ही अंडरस्टैंड्स, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं अंडरस्टैंड करता तो डू एग्जैक्टली व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट या हर रिक्वायरमेंट। जी बिलाल भाई, थैंक यू। बिलाल भाई, अभी जिशान भाई हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, तो काइंडली हम लोग उनसे पूछते हैं कि उनके क्या क्वेश्चन है। जी जिशान भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क अस। थैंक यू। Assalamualaikum, sir. I have plenty of questions. I have been into writing for about 2 to 3 years, but I haven't done anything, and I haven't done anything like paid. So I have had some little, which is a Urdu novel, but basically I am interested in both Urdu and English literature as well. So my question is that how can I prepare myself to be more paid, and how can I attract more paid customers, that the more paid customers would come and they will be ready to pay me and they will be interested in my content? So how can I manage my profile? Should I be on in LinkedIn, or should I be making some profile, and should I have to manage all these things, that the first I have to start like unpaid, then the clients will come and they are ready to pay me? So this is the problem that this is the problem, like I cannot find clients. So this is the problem I have been facing for about 2 to 3 years. Thank you. Okay, okay. Thank you, Zishan. So the first thing is that being I've been using LinkedIn for client hunting only, so I can recommend you this platform. फाइवर अपवर्क के ऊपर मैंने काम नहीं किया तो उसके बारे में मैं गाइड ही नहीं कर सकता। लेकिन आपने अपने आप को, अगर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो तो तीनों जगह के ऊपर प्रोफाइल करो, तीनों जगह को कुछ ना कुछ टाइम दो। अगर नहीं कर सकते तो कोई एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज कर लो और उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू करो, मतलब पोस्टिंग करना शुरू करो। अपनी बैनर बनाओ, अपनी हेडलाइन लिखो, अपना फीचर सेक्शन लिखो, जिसके अंदर डिस्कवरी कॉल के ऊपर क्लाइंट्स को लो। फ्री डिस्कवरी कॉल होनी चाहिए, कैलेंडली लिंक लगा दो और 30 मिनट्स का उसकी लिमिट सेट कर दो। 30 मिनट में क्लाइंट आपके पास आए और अपनी बिजनेस प्रॉब्लम डिस्कस करे, बेशक आपको प्रोजेक्ट दे या ना दे, आपको उसकी प्रॉब्लम्स का तो पता चल जाएगा ना। और फिर पोस्टिंग शुरू कर दो। मैं पोस्ट करता हूँ, हालांकि आई बीन इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट सिक्स ईयर्स। अहमद अमीन जो है, वो अहमद भाई पोस्ट करते हैं, हालांकि ही हैज सर्व्ड मोर देन 30 ई कॉमर्स के क्लाइंट्स, लेकिन अभी भी जो है वो पोस्टिंग करे ताकि पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता रहे। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपको सोशल प्रूफ चाहिए, आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए कि जो मैंने क्लाइंट के लिए किए हैं। उसका आसान हल क्या है कि आप लोगों के लिए फ्री काम करो। फ्री काम नहीं करना, आप कोई भी राइटिंग का पीस उठाओ और उसको चेंज कर दो, वो आपका सैंपल बन जाएगा। आपने प्रोडक्ट रिसेप्शन की सर्विस देनी है, आप प्रोडक्ट रिसेप्शन अमेजोन की उठाओ, उसको चेंज करो, वो आपका सैंपल बन जाएगा। आप मिंत्रा की या ईबे की कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उठाओ, उसको चेंज करो, आपका सैंपल बन जाएगा। उस सैंपल को यूज करते हुए पिच करो अपने क्लाइंट को कि ये मैंने काम किया हुआ है। क्लाइंट ढूंढने के लिए, सोशल प्रूफ के लिए, पोर्टफोलियो के लिए आपको पेड क्लाइंट्स की कोई जरूरत नहीं है। मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना फ्री काम करो, या जो पहले से एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको एडिट करके, उसको अपने फ्लेवर देके, उसको एज सैंपल यूज करके अपने आप को प्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स। और दूसरा और आखिरी चीज इसके अंदर, कि एक प्लेटफॉर्म जो आपने यूज कर लिया उसके ऊपर इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों क्लाइंट हंटिंग मेथड करो। आप मुझे मैसेज कर देना लिंक्डइन के ऊपर, आई विल शेयर यू अ डॉक्यूमेंट जो हमने डिस्कस की थी एक ऑडियो इवेंट में, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन, बोथ आउटबाउंड और इनबाउंड। तो उसके उसके साथ आपको काफी हेल्प आउट हो जाएगी इंशाल्लाह।
जी जिशान भाई, आपको होप सो आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चंस का। जिशान भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप काइंडली एक्सेप्ट कीजिए इफ यू कैन। आई थिंक वो आगे पीछे मूव हो गए हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑडियंस में से अगर किसी का फर्दर क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेस कर सकता है ताकि हम लोग उसे लेके आए स्टेज पे। बिलाल भाई, यहाँ पे कुछ लाइक हमारी बहनें भी हैं बैठी हुई, वो अपना माइक अपनी वॉइस मतलब नहीं अपना बोल सकती, माइक को म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकती। तो हम लोग उनका चैट में से क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। सो सबसे बिलाल भाई, ये एक खान का पहला क्वेश्चन आई थिंक। ऑल टेक्स्ट में अगर हम आर्टिकल में 10 इमेजेस यूज कर रहे हैं तो ऑल टेक्स्ट में सेम फोकस कीवर्ड यूज करें या उसको मतलब लाइक एलएसआई टर्म्स में लेके जाएं या इस वेरिएशंस में लेके जाएं। सो वो ये चीज पूछ रहे हैं, खान का क्वेश्चन है जी आप बिलाल भाई। आप भी गाइड कर सकते हो, मैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कहूंगा कि जो जिस हेडिंग के अंडर आपकी जो इमेज आई हुई है, जिस H2 हेडिंग के अंडर, उस H2 हेडिंग का जो कीवर्ड है वो आप इंसर्ट करो। फॉर एग्जांपल, आपका मेन कीवर्ड है हाउ टू रिड्यूस वेट, आपका फीचर इमेज का हाउ टू रिड्यूस वेट ही होगा। कंक्लूजन के अंदर एक इमेज डाली, उसका हाउ टू रिड्यूस वेट ही होगा। लेकिन एक H2 हेडिंग है हाउ टू रिड्यूस वेट विद वाटर, अब उसका अंदर जो इमेज डालोगे उसका ऑल टेक्स्ट होगा हाउ टू रिड्यूस वेट विद वाटर। अगली H2 हेडिंग है हाउ टू रिड्यूस वेट विद एक्सरसाइज, उसकी जो होगी वो कीवर्ड जो है वो ये होगा। कई एसईओज ये पसंद करते हैं कि आप इमेज को डिस्क्राइब करो रादर देन आप कीवर्ड हर एक के अंदर इंसर्ट करो। तो उसका हल क्या है कि आपकी 10 इमेजेस हैं, 5 एसईओ फोकस कर लो, 5 डिस्क्रिप्शन फोकस कर लो। डिस्क्रिप्शन फोकस का मतलब क्या है? एक बंदा है वो डंबल उठा रहा है और केबल रो लगा रहा है, सॉरी डंबल रो लगा रहा है, आप कहोगे मस्कुलर पर्सन रेजिंग डंबल्स, ये आपका ऑल टेक्स्ट हो जाएगा। तो 5 आप ये कर लो, वरना 5 और 5 एसईओ ऑप्टिमाइज कर लो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सारे एसईओ ऑप्टिमाइज होने चाहिए, तो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू द हेडिंग उसको एसईओ ऑप्टिमाइज कर लो। सब में फोकस कीवर्ड होना लाजमी नहीं है। जी खान, आपको होप सो आपका आंसर मिल गया होगा। जी बिलाल भाई, नेक्स्ट आयशा अख्तर का क्वेश्चन है कि सर इफ समवन इज इन एसईओ कंटेंट राइटिंग, हाउ ही और शी कैन एक्सेल इन कॉपी राइटिंग, व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। सो इसके बारे में गाइड करें कि एक बंदा अपनी फील्ड अपनी एसईओ राइटिंग पे स्टार्ट कर रहा है तो वह कैसे कॉपी राइटिंग में शिफ्ट हो सकता है। जी बिलाल भाई। प्रोवाइडेड के इंग्लिश लैंग्वेज सही है, कॉपीराइटिंग का कोई भी अगर पैसे हैं तो शहजाद खान या अरमश कमाल, ये 2 कॉपीराइटर्स हैं, दोनों का किसी का भी एक कोर्स ले ले। एक कोर्स लेके उसके बाद फिर जो जो वो कहें वो करते जाएं। अगर पैसे नहीं हैं तो फिर शहजाद खान का यूट्यूब लैपटॉप लिविंग का जो चैनल है वो ज्वाइन करें, उसके ऊपर उसकी वीडियोस देखें, जो रिसोर्सेज वो शेयर करता है रिसोर्सेज को देखें। लिंक्डइन के ऊपर उसको शेयर करें, वो लिंक्डइन के ऊपर फ्री रिसोर्सेज शेयर करते हैं, उनको फॉलो करें। और एलेक्स कैटोनी, ALEXCATONI, एलेक्स कैटोनी, ये कॉपी राइटिंग का स्पेसिफिक चैनल यूट्यूब के ऊपर एलेक्स कैटोनी के अलावा इस इंटेंसिटी इस मैग्नीट्यूड के ऊपर और कोई भी नहीं है। आप उसके वीडियोस देखें, वो 12-12 17-17 मिनट के वीडियोस हैं जिसके अंदर एक एक वीडियो के अंदर वो स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस कर रही है। सेल्स पेज किस तरह से लिखना है, ईमेल की सब्जेक्ट लाइन किस तरह से लिखनी है, उसको आप फॉलो करें। और उसके बाद फ्री प्रोजेक्ट्स करें या जो ऑनलाइन रिटर्न कॉपी है उसको एडिट करें और अपना पोर्टफोलियो बनाएं और पिच करना शुरू कर दें। मैं पहले सिर्फ और सिर्फ एसईओ राइटिंग पिच करता था लिंक्डइन के ऊपर 2021 में। 2022 के बाद मैंने कोर्स किया और 23 के शुरू के अंदर मैंने कॉपी राइटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। तो आप भी ऐसे ही करेंगे। जी होप सो आयशा, आपको अपना आंसर मिल गया होगा। जी बिलाल भाई, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है अशरफ मंशा ने पूछा है कि सर हमारा जो इंट्रो है ब्लॉग का वो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो लोग बोलते हैं कि इंट्रो में 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट में क्या है कि मेन फोकस कीवर्ड को डिफाइन किया जाए, सेकंड पैराग्राफ में क्या है हुक क्रिएट की जाए और थर्ड में क्या है कि उसके रिलेटेड टाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। लेकिन बाज लोग कहते हैं स्टार्ट ही में हुक क्रिएट करें, छोटा सा इंट्रो लिखें और फिर बॉडी की तरफ आ जाएं। तो आप क्या इसके बारे में अपने इंसाइट शेयर करेंगे जी बिलाल भाई। मैं पर्सनल प्रेफरेंस मेरी ये होती है कि 80 टू 120 वर्ड्स के अंदर आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाए। और मैं जो एडवाइस करता हूँ राइटर्स को,
वो तीन चीजें हैं, तीन ऐसी हैं कि स्टार्ट योर इंट्रो विद सम सॉर्ट ऑफ साइंस, सम सॉर्ट ऑफ सपोजिशन, या सम सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी के जरिए अपने इंट्रो को लेके चलें। स्टोरी के साथ, स्टोरी का मतलब क्या है कि एक छोटी सी एग्जांपल के, फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, आपका आर्टिकल है, तो 100 वर्ड्स के अंदर आप स्टार्ट कर लेंगे कि मैकडोनल्ड्स वाले का क्या नाम था बाबे का, उसने 60 साल की उम्र के अंदर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अपनी स्टार्ट की थी थ्रू वन बर्गर। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। सपोजिशन क्या है कि कोई ना कोई पेन पॉइंट उसका एड्रेस करो और उसके साथ स्टार्ट करो। कि अगर आप लिख रहे हो बेस्ट एसईओ टूल्स के ऊपर, तो आप उसकी पेन क्या है कि उसको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई एक टूल चाहिए जो सब सारे काम उसके एक ही टूल के अंदर कर दे। तो आप उसको सपोज करवाओगे उसका डिजायर्ड स्टेट कि सपोज इफ यू कैन हैव एन एसईओ टूल which can overlook which can compensate for your keyword research, link building and technical SEO needs. How good would that be? This is what this article will discuss. सपोज आपने करवा दिया। और फिर तीसरी चीज है साइंस। कोई भी स्टैट इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है तो कोई भी साइंस या स्टेटिस्टिक के साथ आपने स्टार्ट कर लिया। एक आपका टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस वेट एट होम, तो आपने साइंस के जरिए कर लिया। अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय वेब एमडी 2018, ड्रिंकिंग 6 liters ऑफ वाटर पर डे कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वेट लॉस। यहाँ से आपने स्टार्ट कर लिया। तो इंट्रोडक्शन का कोई फिक्स रूल नहीं है। मेरे 3-4 टेम्पलेट्स हैं, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। आप अपने 3-4 टेम्पलेट्स बना लें, उसी को फॉलो कर लें। 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, आइदर स्टार्ट विद साइंस, सपोजिशन और स्टोरी। तो इधर से स्टार्ट कर लें। बाकी बैक लिंकों के जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया था बैक लिंको .com के, उसने इंट्रोडक्शंस के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, जिसके अंदर ओबीपी फॉर्मूला है, 3-4 फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलाज को आप फॉलो करके इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है। जी, आपको होप सो आपको आंसर मिल गया होगा। अब बिलाल भाई यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनका मैं आंसर करता हूँ, आप 1-2 के मिनट के लिए रेस्ट करें, क्योंकि ना बहुत जेनेरिकली क्वेश्चंस हैं और ना मेरा दिल कभी कभी करता है कि ऑडियंस को क्या बोलूं उन क्वेश्चंस के रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि अब मैंने ऑलमोस्ट 50+ सेशंस किए हैं, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अच्छा, अच्छा। सबसे पहले ना इकरा का क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस चीज में बेस्ट हैं। लाइक एक स्किल पे फोकस कर रहे हैं और एक स्किल, थोड़ी सी स्किल सीखने के बाद लगे कि कुछ और ज्यादा बेस्ट हमारे लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये इकरा का ये है। और सेकंड पे सेम एज इट इज उसी के रिलेटेड है रुबाब का क्वेश्चन के लिंक्डइन पे क्लाइंट कैसे हंट करें, पहले पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करें या डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे फोकस करें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों के क्वेश्चन मैं ना साइमल्टेनियसली दूंगा कि ना सबसे पहले देखिए, जो बंदा लिंक्डइन के ऊपर जाता है ना, किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के लिए ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसे पता है कि यार जो उसकी प्रोडक्ट है, उसकी स्किल है, उसमें कितना पोटेंशियल है। जब आपकी प्रोडक्ट या आपकी स्किल वैल्यूएबल नहीं है ना ऑडियंस के लिए, तो कोई बंदा आपसे वो परचेज नहीं करेगा। ठीक है। सो आपने क्या करना है कि अपनी पहले स्किल को मापना है, कि उसको फिल्टर आउट करना है, क्या है कि वो जो चीज़ है या वो जो थिंग आप लोग सेल करने जा रहे हो, वो वाकई ही जो एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट्स की उसको मीट कर रही है। ऑन द अदर हैंड आपको क्या करना है कि क्लाइंट को हंट कैसे करें। देखिए, अगर आपके पास पोटेंशियल है इंडस्ट्री का, अब मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मैं क्या करूंगा, अपनी जो एक्सपीरियंसेस है या अपनी जो जर्नी है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऑडियंस को। ठीक है, ऐसी सेल्स फनल लेके आऊंगा कि यार जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, आया कि वो दूसरों ने की है या नहीं की। बड़े इंडस्ट्री के जो क्रिएटर्स हैं उन्हें फॉलो करूँ, देखूंगा कि यार उन्होंने जो चीज शेयर किया उसमें मैं खुद वैल्यू क्या ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, उसमें मैं उस चीज को आगे मैं उसमें किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या ऑलरेडी जो चीज किसी ने पोस्ट की है उसको मैं किस तरह रिफ्रेश करके पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, विद सम काइंड ऑफ इंसाइट्स के साथ। सो ये चीज है। सेकंड थिंग ये है कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना चाहिए या डायरेक्ट क्लाइंट हैंडलिंग पे फोकस करना चाहिए। देखिए, जब आपके पास ही कुछ नहीं होगा तो क्लाइंट आपसे कोई चीज नहीं लेगा। पहली थिंग ये, अगर आप एक एजेंसी ओनर हैं या सम काइंड ऑफ आप ऐसे फ्रीलांसर हैं जो अपवर्क पे टॉप रेटेड है या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप रेटेड है, सम काइंड ऑफ आपके पास वहां पे कम्युनिटी है, देन आप उसको यूटिलाइज करके लिंक्डइन के ऊपर डायरेक्ट पिच कर सकते हैं, क्योंकि वो एज अ पोर्टफोलियो आपके लिए काम करेगा। बिलाल भाई ने भी ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ऑब्वियसली मैं अभी भी क्या करता हूँ, दिन में ना कोई
5 या 4 बंदों को पिच करता हूँ गोरे क्लाइंट्स, क्योंकि जो मोस्टली लिंक्डइन है या वहाँ पे जो ऐसी कम्युनिटी है वहाँ पे क्या करते हैं कि लोग ना मोस्टली उन कम्युनिटी को प्रेफर करते हैं, लाइक एशियंस को नहीं प्रेफर करते इन टर्म्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स। तो मैं करता हूँ कि उन्हें अपनी जो $1000 की सर्विस है फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ कि यार मुझे अपनी ना रख लें अपनी वेबसाइट्स के लिए, या अपनी जो है आपका जो ब्लॉग है या कुछ भी चीज़ है उसको मैं ऑप्टिमाइज करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो रख ले ताकि मुझे वहां से टेस्टिमोनियल मिले। टेस्टिमोनियल से क्या होगा कि मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड होगा और देन अल्टरनेटिवली मैं दूसरे क्लाइंट्स को भी साथ में ग्रैब कर सकता हूँ। सो ये 2 चीजें हैं जो आप लोगों का ये अपना एसेट। अब इकरा कह रही कि मैं अपने स्किल पे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बेस्ट है या नहीं। देखिए आप सबसे बेस्ट ये कि अगर आप सपोज करें एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप मार्केट में ना डायरेक्ट जाएं, क्या करें भाई 10-15 हज़ार रुपये अपने जेब से लगाएं, या फ्री में आपको काफी डोमेन और होस्टिंग वाली वेबसाइट्स मिल सकती हैं, उसको डेवलप करें। जब आपको पता चलेगा कि भाई मैं ये वेबसाइट इस कीवर्ड से डेवलप कर रही हूँ, रैंक कर रही हूँ, इस पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई ही मुझ में कुछ है जो मैं अपनी सेल कर सकती हूँ। अगर आपकी खुद की वेबसाइट ही नहीं रैंक हो रही तो आप क्या करोगे क्लाइंट को, ऑब्वियसली ना अपने मार्केट खराब करोगे ना। तो ये चीज है, सबसे पहले सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करें, उनसे लर्न करें, फेलियर्स लें, देन आप मार्केट में मूव हो। सो ये आप दोनों का बेहतरीन आंसर इन 2 चीजों का। ठीक है, होप सो आपको आंसर मिल गया होगा। थर्ड वन हलीमा का क्वेश्चन है कि आर्टिकल लिखने से सबसे पहले कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। देखिए हलीमा, आपने क्या करना है, सिंपली जाएं, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, जाके उमर तस्कीर का यूट्यूब के ऊपर कोर्स पढ़ा हुआ सेमरश का, वो देखें, आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च कैसे होती है आर्टिकल्स में या सम काइंड ऑफ ऐसी इंडस्ट्री में। सो ये 2 चीजें 3 चीजें हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को सभी को अपनी ना आंसर मिल गए होंगे कि किस तरह आप लोगों ने अपनी जो चीजें हैं उनको लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ पे कि बिलाल भाई के रिलेटेड मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस हैं, तो उनको किसी एक टॉपिक की एग्जांपल भाई ईटीटी एल्गो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे फॉर एग्जांपल एफिलिएट साइट के लिए। अच्छा बिलाल भाई, यहाँ पे अब आप भाई हम लोग सैयद उमर भाई को लेते हैं क्योंकि उन्होंने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। जी बिलाल भाई, गुलाम भाई, गुलाम फातिमा सॉरी, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, आप सिंपली क्या करें, यूट्यूब के ऊपर लिखें कॉपी राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में क्या डिफरेंस है। ये जो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन है, आप लोग खुद टाइम पुट करें अपने एंड से। इस तरह के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता किसी भी बंदे के लिए, सॉरी टू से, अगर आपको कुछ बुरा लगे तो उसके लिए माजरत है, लेकिन आप लोग थोड़ा अपने आप को एडवांस करें चीजों को, कि यार थोड़े बड़े मिच्योर लेवल पे बात करें, क्योंकि ये जो सेशन है बार बार नहीं होते हैं, इसके लिए आप लोग को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है कि यार मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, ये क्वेश्चन मैंने फलां बंदे से पूछना है, उसके लिए ये जो सैमरश पे रिसर्च कैसे करनी है, डिफरेंस क्या है, ये टूल्स का इस्तेमाल करने हैं, ये वो चीजें, ये बच्चों वाली चीजें हैं, ये नहीं है ये आपके। फिर आप बिगनर हो, बहुत ही ज्यादा न्यूबी हो, जब आपको यही नहीं पता कि ये चीजें क्या है, तो आप फिर मतलब अभी स्टेप इन हुए स्किल में। सबसे पहले अपने स्किल को पॉलिश करें, देन फिर आपको फायदा होगा इन मास्टर क्लासेस का। जी बिलाल भाई, अब यहाँ पे आपका उमर भाई को मैं म्यूट कर रहा हूँ, देखते हैं वो क्या क्वेश्चन करते हैं। जी उमर भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट की, आप काइंडली एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आ रही है ब्रदर आपके पास। बिलाल भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। अच्छा बिलाल ब्रदर, मेरा मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपकी एक कोई पर्सनल वेबसाइट है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो उससे थोड़ा दो रिलेटेड सवाल है। पहला तो अगर एक तो जैसे आपने नोटिस किया कि रिसेंट गूगल अपडेट्स की वजह से साइट्स हिट हो रहे हैं, साइट्स डीरैंक हो रहे हैं, कुछ साइट्स तो बिल्कुल ही मतलब पेनल्टीज लग रही हैं, साइट्स रिमूव हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स है। तो इस तरह की वेबसाइट्स में आप इस तरह की जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स में इस तरह और कौन सी एडिशनल कैटेगरीज ऐड होनी चाहिए जिससे जो गूगल का जो एल्गो है वो आपके साइट्स को ना तो डी रैंक करे, ना तो आपकी साइट्स को रिमूव करे। ठीक है, ये पहला मेरा सवाल है। एंड सेकेंडली, जो अगर आपका कोई न्यूज़ साइट है ब्लॉगिंग की रिलेटेड, तो आप उस साइट को किस तरह रैंक कर सकते हो? मतलब वो तो एक हो गया ना, बैकलिंक्स हो गए हैं, गेस्ट पोस्टिंग हो गई हैं, आर्टिकल्स आपने लिखवा लिए, कंटेंट आपने प्रोड्यूस कर दिया वेबसाइट पे, कीवर्ड्स निकाल दिए जो लेस कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, आपने उन पर रिसर्च करके आपने उन पे कंटेंट प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, लेकिन आप फिर भी उसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड साइट ऑप्टिमाइजेशन, साइट एसईओ स्पीड। तो वो सारी चीजें किस तरह मैनेज होती हैं, एंड उस साइट को आप किस तरह गूगल के जो एल्गो है उसमें आप टॉप टॉप रैंकिंग में आप ला सकते हो, और उसको आप किस तरह रैंक कर सकते हो ब्लॉगिंग की जो साइट है? जी बिलाल भाई, सबसे पहले क्योंकि इन भाइयों ने ना टेक्निकल एसईओ और दूसरी एसईओ के हाँ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो वहां पे मैं वैल्यू ऐड करता हूँ, देन फिर आप भाई ना दूसरी चीज पे जाइएगा। ठीक है, सो उमर भाई, सबसे पहले ना ये चीज मैटर करती कि ना एक्चुअली में जो आप साइट का लेआउट है या जो भी आप साइट पे कंटेंट वगैरह डालने जा रहे हैं, ठीक है, पहले मेक श्योर करें कि आपने अपनी साइट का ना स्ट्रक्चर किस तरह रखना है।
काम करने से पहले आपको ये चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए कि यार मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं किन कैटेगरीज पे वर्क कर रहा हूँ, पहले वो डिफाइन करनी है। अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आया कि यार वो डेस्कटॉप फेस पे किस तरह का है, सम काइंड ऑफ आपने क्या क्या चीज़ें अपनी FAQs या सम काइंड ऑफ सोशल्स या जिस तरह का भी अपने आप को इंटरफेस देना है ब्लॉगिंग इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी, वो आपको डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपकी वेबसाइट को किस तरह मतलब अगर वो 3 फेजेस पे डेस्कटॉप, मोबाइल या PC पे जा रही है तो आपकी वेबसाइट किस तरह अपने आप को शफल कर रही है या किस तरह अपने आप को मैनेज कर रही है, आपको वो मेक श्योर होना चाहिए, ठीक है। फिर उमर भाई ये करने के बाद अब आपने क्या करना है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में ये बेसिकली ये चीज होती है कि आपकी करैलेबिलिटी और इंडेक्सिंग मैटर करती है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर सर्च, क्योंकि उमर भाई ये जो बंदा राइटर है वो अब डेवलपमेंट और ये इंडेक्सिबिलिटी करैलेबिलिटी पे नहीं जाएगा, उसको नहीं पता साइट मैप, रिपोर्ट, TXT फाइलें, ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हर बंदा एक काम को नहीं अब मैं जो हूं ना उमर भाई, मैं राइटिंग का काम नहीं कर सकता। अगर आप ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री कर रहे हो तो आप एक बंदा हर काम नहीं परफॉर्म कर सकता, आपको क्या करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टीम में लेके जाना पड़ेगा अपने काम को। तो क्या है कि आप कोलैबोरेशन करें लोगों के साथ, अपनी टीम को लेके जाएं, जो एक बंदा है टेक्निकल एसईओ वाला या एसईओ एक्सपर्ट्स है उसको साथ लें, डेवलपर को साथ लें, आप राइटर हो आप राइटिंग का काम करो, इस तरह लेके जाओगे। एक तो आपका टाइम जाया होगा, सॉरी सेव होगा, ऑन द अदर हैंड क्या करोगे आप अपने आप को अपस्केल कर सकते हो इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अब जो टेक्निकल एसईओ में जो ब्लॉगिंग वाली चीज में उसमें ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो आप कंटेंट डाल रहे हो आया कि यार वो गूगल पे क्रॉल हो रहा है और इंडेक्स हो रहा है। अब ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। आया कि जो आप पेजेस क्रिएट कर रहे हो वो ब्लॉक तो नहीं हुए हुए, आया कि जो आपने वेबसाइट का साइट मैप दिया हुआ है वो सही जा रहा है, आया कि आपका गूगल कितनी दफा आपकी वेबसाइट को रीड करता है इन अ मंथ, ठीक है। आपने ये मेक श्योर करना है। फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि यार आया कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हर ब्लॉग में ना ये है कि आपकी रिसर्च भी मैटर करती है उमर भाई, आप कितनी रिसर्च कर सकते हो। अब मेरे पास जो सिनेरियो होता है उसमें ये होता है कि मेरे पास जो राइटर्स है ना, कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिनको मैं मैनुअली सर्च करने के देना पड़ती है, वो इतने अच्छा लिखते हैं लेकिन उनको सर्च नहीं आती है। तो हर बंदे की डिफरेंट फेज है, आपको एक बंदा हर चीज नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। और हमेशा अपने बिजनेस का असूल कर लें कि जब भी कोई प्रोजेक्ट करना है या फ्रीलांस कर रहे हैं, हमेशा अपने आप को इन टीम वाइज काम करें। हमेशा जिंदगी में अगर आप सोलो काम करेंगे ना तो ये सोचेंगे सारे पैसे मैं ही ग्रैब कर लूँ, आप अपने आप को बर्न आउट कर लेंगे। तो ये चीज है इन टर्म्स ऑफ अगर आप मल्टीपल एक वेबसाइट्स को लेके जा रहे हो, सोलो पर्सन कभी भी अपने आप को एक कह लो कि हर स्केल से टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज राइटिंग, हर वे से अपने आप को एक ना परफेक्शनिस्ट नहीं कर सकता। आपको क्या पड़ेगी, वहां पे टीम की जरूरत पड़ेगी। सो ये आपका आंसर है। बाकी जो हिट है या स्पैम है या वो जो चीज़ है राइटिंग वे से, वो बिलाल भाई आपको आंसर कर देंगे। जी बिलाल भाई, थैंक यू। हाँ जी, कोर अपडेट के अंदर किसी को बेशक जितने मर्जी एक्सपीरियंस एसईओज हो, उनको नहीं पता होता कि किस रीजन की वजह से उनकी साइट डी रैंक हुई है या उस वो हिट हुई है। कोर अपडेट के अंदर क्यों नहीं पता होता, क्योंकि कोर अपडेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। आपने क्या, आपके एंड के ऊपर आपने सिर्फ अपनी बेस्ट ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर स्पेसिफिक किस्म के पेजेस या स्पेसिफिक किस्म के आर्टिकल्स आपके हिट हुए हैं, उनको इम्प्रूव करें। फॉर एग्जांपल, आपके कंपैरिजन आर्टिकल्स वर्सेस वाले, ए वर्सेस बी, बी वर्सेस सी, सी वर्सेस डी वाले सारे के सारे डी रैंक हुए हैं, लेकिन बाकी जो आपके इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स हैं, जो अल्टीमेट गाइड्स हैं, जो रिव्यू पोस्ट हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है उनके अंदर मसला था। या तो उनको खत्म कर दें या उनको अपडेट कर दें। मेरे कंपनी की वेबसाइट इंस्पायर अपलिफ्ट, जो कि एक ब्रांड है बहुत बड़ा ई कॉमर्स का यूएस के अंदर, हम लोग 2019 से 2023 तक 4 सालों के अंदर कितनी मल्टीपल अपडेट्स आई थी, कोर अपडेट्स। उसमें सिर्फ एक कोर अपडेट हमारी ब्लॉग को हिट की थी, और उसके अंदर हमारे जो कमर्शियल कीवर्ड्स थे, फॉर एग्जांपल बेस्ट डॉग गैजेट्स, बेस्ट कार गैजेट्स, इनको हिट किया था, क्योंकि वो कोर अपडेट शायद रिव्यू से रिलेटेड हो। तो हम लोगों ने उन स्पेसिफिक आर्टिकल्स को, कमर्शियल आर्टिकल्स को अपडेट कर दिया था, और फिर विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स वेबसाइट के वो वाले आर्टिकल्स दोबारा रैंकिंग के अंदर आ गए थे। तो ये आंसर है। बाकी रीजन फाइंड करना कोर अपडेट का वो बड़ा मुश्किल है, और वो बेहतर तरीके से एसईओज बता सकते हैं। जी यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर लूँ, कोर अपडेट और जो हिट होती है साइट, ठीक है। अगर आपकी साइट पैनलाइज है ना तो वो आपको ऑलरेडी कंसोल में बता देंगे, गूगल सर्च कंसोल में पेनल्टी बता देंगे। अगर आपकी वेबसाइट हिट है देन आपको ये हर चीज, क्योंकि देखे ना प्रैक्टिसेस आप खुद कर रहे हैं,
आप जब खुद कर रहे हैं ना, अब ये बंदा एक चैट जीपीटी से रिफ्रेश करवा के कंटेंट डाल रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसे उसे पता ही होगा कि भाई मेरा बैकएंड पे मुझे क्या मसला बना है, ठीक है ना। अगर आपने हर चीज एक परफेक्ट वे से की है, हर चीज लिखी है, देन क्या होता है कि आपको पता होता है कि यार क्यों हिट हुई है। ऑन द अदर हैंड जो एसईओ अपडेट है या कोई भी कोर अपडेट है, जिस तरह रिसेंट की अभी है गूगल की 15 अगस्त को अपडेट आई है, तो उसमें क्या हुआ, मोस्टली वेबसाइट की, मेरी एसएच खुद जो क्लाइंट्स की वेबसाइट है पहले 6 नंबर पे थी, 7 नंबर पे थी, तो 13 पे पहुंच गई, दूसरे दिन 21 पे पहुंच गई, तीसरे दिन 6 पे वापस आ गई। तो क्या है कि वो ना, जब तक वो अपडेट्स एसएच गूगल की तरफ से एक रिकवरी या कह लो कि रूल आउट नहीं ना होती, रोल आउट नहीं होती, तो तब तक आप ना कोई एक ना पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि आपकी वेबसाइट पे क्या मैट्रिक्स हैं या किस वजह से वो हिट हुई है या क्या आपको करना चाहिए स्ट्रेटजी। सो आपको ये क्या करना पड़ता है कि ना, इंडस्ट्री में ना लोगों के साथ ना आपको अपडेट रहना पड़ता है। आप लोग लिंक्डइन पे देखोगे, लिंक्डइन पर अगर आप लोग यूज करते हो ना, वहाँ पे क्या करते हैं मोस्टली क्रिएटर्स पुट करते हैं कि यार ये मेरी वेबसाइट की क्लाइंट की इसको ये हो गया, या मैंने वेबसाइट पे ये ब्लॉक किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। देन वहां से आप लोग एक इंसाइट्स ले सकते हो, लेकिन ऐसा एक आप लोग को पर्टिकुलर वे नहीं मिलेगा कि यार मेरी वेबसाइट को एक्चुअली में क्या हुआ है। सो ये चीज है, आप हमेशा एक प्रिडिक्ट करते हो, प्रिडिक्ट करके अपने आप को, क्योंकि हर बंदा जो एसईओ एक्सपर्ट है ना, कोई भी, वो फेलियर से सीखता है, एक्सपीरियंस करके सीखता है कि नेक्स्ट टाइम मैंने क्या करना है। अगर नेक्स्ट टाइम आपने ये आप राइट हैंड गए हो, तो अगली दफा आप अगर हिट हो गए हो तो आप नेक्स्ट टाइम लेफ्ट हैंड ट्राई करोगे, ऑब्वियसली राइट हैंड दोबारा नहीं जाओगे। तो एसईओ हमेशा यही है कि आप प्रिडिक्टेबल चीजें करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस से ये चीजें मिल जाती है कि यार एक्चुअली में ये चीज जो मैं कर रहा हूँ ना, ये फील्ड को फिट जाएगी और इससे मैं रिजल्ट गेट कर सकूंगा। सो उमर भाई, आपको होप सो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अहमद जी भाई, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जी मगरिब का टाइम हो गया है, तो जी आई जी हैव टू गो। जी जी बिलाल भाई, सो आई एम सो सॉरी कि आप भाई के ना 15 मिनट्स हमने एक्स्ट्रा ले लिए हैं लेकिन जजाकल्लाह खैर बिलाल भाई, थैंक यू सो मच। तो बहुत बिलाल भाई खुश रहें, आबाद रहें, और जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया, जिनके क्वेश्चन रह गए हैं, उनको इंशाल्लाह फिर कभी सही। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, हसन भाई आप मेरे ख्याल से लेट आए हैं, आई डोंट नो क्या रीज़न है, तो आई एम सॉरी ब्रदर। अब क्योंकि बिलाल भाई ने भी जाना है ऑब्वियसली, और हमें 1.5 घंटा हो गया सेशन को कंटिन्यू किए हुए। सो गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। हमारे जो नेक्स्ट हैं इंशाल्लाह वो हामिद खान है, हमारे जो सिमेंटिक एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हमारा सेशन होगा। तो टिल देन आप स्टे ट्यून रहिए ग्रुप में अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, जजाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह थैंक यू हाफिज। एवरीवन, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। और इसकी ना रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह ना यूट्यूब सेशन के ऊपर मिल जाएगी, आप वहाँ पे गेट कर सकते हैं। जी थैंक यू।